अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स वाला। कल हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला पार्ट, वो देख चुके थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। तो आज जिस पार्ट पे हमने बात करनी है वो है फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। इन दोनों को देख रहे होंगे ये क्या होता है। आज अपने जो अपना दिमाग है उसको हाजिर रखना है, क्योंकि ये दोनों तकरीबन सिमिलर सी चीज़ें हैं। और आखिर तक जब अटैम्प्ट आ रही होती है, क्वेश्चन जो है वो पेपर आने वाला होता है, तब बच्चे पूछ रहे होते हैं, अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं। जब टेस्ट सेशन में काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है। जब मैं क्वेश्चन दे रहा होता हूँ अपने एससी लर्निंग के टेस्ट सेशन में, तो बच्चे पूछ रहे होते हैं सर ये भी फ्रॉड लग रहा है और ये मिस रिप्रेजेंटेशन लग रही है, तो दोनों सेम ही लग रहे हैं हमें। तो आपने अब जो है वो अपना दिमाग जो है उसको हाजिर रखना है। तो देखना है, इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट भी हम करेंगे, हम दोनों चीज़ों को समझेंगे भी, किस किस बेस पे इनका डिफरेंस है वो भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना जो लेक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? आप बहुत सारे लोगों के जहन में कम से कम ये पता होगा कि फ्रॉड किसी किस्म का धोखा होता है। किसी को धोखा देना, हम उसको फ्रॉड के ज़ुमरे में लाते हैं। बिल्कुल ठीक जो है, आप तो लोगों के जहन में अगर इस तरह की बात है तो वो बिल्कुल ठीक है। जो फ्रॉड है उसकी जो डिफ्रेंसिएशन है किसी भी दूसरे मिस्टेक या मिस रिप्रेजेंटेशन से, वो मेन डिफ्रेंसिएशन की बेसिस ये है कि फ्रॉड में जो है वो डिसीव, वो धोखा देने की इंटेंशन शामिल होती है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक वगैरह में जो धोखा देने की इंटेंशन है दूसरे शख्स को, वो शामिल नहीं होती। फ्रॉड किया ही इस इंटेंशन से जाता है कि मैं इसको धोखा दूंगा, धोखा दे के इसके साथ कॉन्टैक्ट करूंगा। तो ऑफिशियल हम इसकी डेफिनेशन जो देखते हैं फ्रॉड की, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। जो फॉलोइंग नीचे आपके कुछ एक्ट्स आएंगे, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा वो कौन कौन से एक्ट्स हैं। उनमें से कोई भी एक्ट किया जाए, मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वह इन एक्ट्स में से कोई सा भी एक्ट जो है वो करे, और विद हिज कनिवेंस और बाय हिज एजेंट, या वो किसी के साथ मिल के, किसी की मिली भगत के साथ, या अपने एजेंट के ज़रिए इस तरह का कोई भी काम करे, जो नीचे आपको शो होंगे थोड़ी देर बाद। विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट। जो दूसरी पार्टी है उसको धोखा देने के लिए या उसके एजेंट को धोखा देने के लिए, और इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और उससे कॉन्ट्रैक्ट करे, उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर करे। तो इसमें हमने जो मेन चीज़ें देखी हैं फ्रॉड में, वो क्या क्या देखी हैं। सबसे पहले हमने ये देखा, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। इन दर्ज झेल एक्ट्स में से कोई भी एक्ट। वो एक्ट कौन से हैं वो हम अभी देख लेते हैं। तो पहली चीज़ हमने वो एक्ट्स देखे हैं जो हमने अभी देखने हैं एक्ट्स। उसके बाद बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कनाइवेंस और बाय हिज एजेंट। या वो पार्टी खुद फ्रॉड कर सकती है, या किसी के साथ मिल के फ्रॉड कर सकती है, या अपने किसी एजेंट के ज़रिए फ्रॉड कर सकती है। पार्टी खुद भी फ्रॉड कर सकती है, और किसी के साथ मिलके भी फ्रॉड कर सकती है, और अपने एजेंट के ज़रिए भी फ्रॉड कर सकती है। किसके साथ फ्रॉड कर सकती है? उस पार्टी के साथ भी फ्रॉड कर सकती है जिससे वो कॉन्टैक्ट कर रही है, या उसके एजेंट के साथ भी फ्रॉड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जो पार्टी है वो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के साथ कॉन्टैक्ट करने लगा है। तो मिस्टर ए ना अपने क्या कॉन्टैक्ट करने लगा है, वो एक गाड़ी बेचना चाहता है मिस्टर बी को। तो मिस्टर ए जो है ना वो अपने एजेंट को कहता है कि आपने ना किसी तरह मिस्टर बी के जहन में ये बात डालनी है कि ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी, ये मेहरान गाड़ी मैक्सिमम 240 की स्पीड तक चली जाती है। हालांकि सबको पता है मेहरान जो है वो 120 की स्पीड तक जाती है। ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बात कह रहा हूँ। जो मेहरान है वो 220 की स्पीड तक चली जाती है। ये बात वो किसी भी तरह उसका जो एजेंट है वो मिस्टर बी के कान में डाल देगा, या मिस्टर बी को यकीन दिलवा देगा। तो क्या किया उसने, अपने एजेंट के ज़रिए, मिस्टर ए ने अपने एजेंट के ज़रिए बी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की, फ्रॉड करना चाहा। या फिर वो
मिस्टर बी के कान में वो बात नहीं डलवाएगा, मिस्टर बी को यकीन नहीं दिलवाएगा। मिस्टर बी का एजेंट अगर कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है आपके साथ, उसके साथ, मिस्टर ए के साथ, वो मिस्टर बी के एजेंट को यकीन दिलवाएगा। मिस्टर बी का एजेंट जाके जो है वो मिस्टर बी को यकीन दिलवा देगा अल्टीमेटली। तो इस तरह जो फ्रॉड है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, उसका एजेंट भी कर सकता है, वो किसी के साथ मिल के भी कर सकती है, और उस पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी कर सकती है, और उसके एजेंट के साथ भी कर सकती है। ये बातें तो उस बातों से मिलती जुलती लग रही हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं क्वेश्चन में, कि जो क्वेश्चन है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से भी हो सकता है और थर्ड पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह की बातें हैं, इसे समझने में आपको यकीनन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद जो मेन चीज़ है, विद इंटेंशन टू डिसीव, उसकी इंटेंशन क्या हो, डिसीव करने की, धोखा देने की इंटेंशन होनी चाहिए। अगर धोखा देने की इंटेंशन नहीं है ना, तो फिर वो मिस्टेक हो सकती है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, लेकिन फ्रॉड नहीं हो सकता। फ्रॉड की जो मेन शर्त है वो दो शर्तें हैं। एक है जी धोखा देने की इंटेंशन हो, इंटेंशन टू डिसीव, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब फ्रॉड एक्चुअली में हुआ हो, सिर्फ डिसीव करने की इंटेंशन हो, उसका दिल कर रहा हो उसको धोखा देने का, लेकिन वो धोखा दे ही ना, तो हम इसको धोखा या फ्रॉड नहीं कहेंगे। उसे उसकी इंटेंशन भी हो डिसीव करने की, और एक्चुअली जाके वो काम कर भी दे, वो फ्रॉड जो है वो कर भी दे, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वाकई ये जो है वो फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड की ये जो डेफिनेशन है उसमें हमने देखा कि जो है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट वो खुद या अपने एजेंट के जरिए या किसी के साथ मिलके दूसरी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को धोखा देती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या उसके एजेंट को धोखा देती है। कौन से काम जो हैं वो फ्रॉड के ज़ुमरे में आते हैं? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इनमें से कोई भी एक्ट करती है धोखा देने के लिए, इनमें से कोई भी एक्ट करती है। पहला एक्ट क्या है? द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू, कोई ऐसा फैक्ट एज अ फैक्ट, किसी ऐसी स्टेटमेंट को, कोई ऐसी सजेशन को फैक्ट बना के पेश करे जो फैक्ट है ही नहीं, और वो जानती है बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसको पता है ये सच नहीं है, लेकिन उस बात को वो सच बना के पेश कर रही है, उस बात को वो सच बना के पेश कर रहा है। वो जो इंसान है किसी ऐसी बात को सच बना के पेश कर रहा है जो उसको पता है ये सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी बेचने लगा मिस्टर ए, जो है वो मिस्टर बी को गाड़ी बेच रहा है, तो उसको पता है ये सच नहीं है, वो उसको कहता है इस गाड़ी की कीमत जो है वो 2.5 लाख रुपए है, या 25 मिलियन रुपीज़ है, 2.5 मिलियन रुपीज़, 25 लाख इस गाड़ी की कीमत है। इस गाड़ी में 5 एयर बैग्स हैं, वो कहता है इस गाड़ी में 5 एयर बैग्स हैं, और वो उसको 25 लाख की ये गाड़ी बेच रहा है। लेकिन जो कह रहा है इसमें 5 एयर बैग्स हैं, वो जानता है कि इसमें कोई भी एयर बैग नहीं है। एयर बैग अगर आप लोगों को नहीं पता तो जब एक्सीडेंट होता है ना, अगर अक्सर आपने मूवीज़ ड्रामाज वगैरह में देखा होगा, तो गाड़ी के आगे से एक हवा का गुब्बारा टाइप निकलाता है जो चोट से बचाने के लिए होता है इंसान को एक्सीडेंट के टाइम। तो इंसान उसके अंदर लगे, उससे हिट करे तो फिर उसको जो है वो चोट नहीं लगती, उसको हम एयर बैग बोलते हैं। तो उसने कहा अभी गाड़ी में 5 एयर बैग हैं, लेकिन उसको पता है कि गाड़ी में कोई एयर बैग नहीं है, तो उसने उसको धोखा देने के लिए, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए झूठ बोला, एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसको वो जानता था कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, उसने इसके बावजूद वो स्टेटमेंट दी, तो इसको हम फ्रॉड के ज़ुमरे में काउंट करेंगे। लेकिन ये फ्रॉड तब होगा जब उसने इंटेंशन टू डिसीव हो, उसकी नीयत क्या हो, धोखा देने की नीयत हो, और एक्चुअली उसने वो धोखा दे दिया, उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उस फ्रॉड की बेस पे, तो फिर हम उसको फ्रॉड कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप चीज़ को डाइजेस्ट करें, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फ्रॉड किसी भी ऐसी चीज़ को, इन फॉलोइंग एक्ट्स में से, इन कामों में से किसी भी काम को, पहला काम कौन सा है? द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जिसे पता है कि ये काम गलत है, ये चीज़ जो मैं बात कह रहा हूँ ये बात गलत है, लेकिन उस बात को वो ठीक बना के पेश करे, वो इंसान जो जानता है ये बात गलत है। कोई ऐसी बात कहना जो है वो फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है, अगर उसकी इंटेंशन जो है वो नेक्स्ट पार्टी को धोखा दे के उससे कॉन्ट्रैक्ट करने की हो। मेन चीज़ है नीयत, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है।
तो मेन चीज़ जो है वो नीयत है। अगर उसकी नीयत धोखा देने की है, उसकी नीयत धोखे से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की है, तो ये फ्रॉड होगा। अगर वो सजेस्ट करता है कोई भी ऐसी चीज़ जो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी, उसको पता है ये चीज़ गलत है, लेकिन उसके बावजूद उसको वो सही बना के पेश करता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, वो कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं है, तो फ्रॉड हुआ ही नहीं। ओबियसली फ्रॉड हुआ ही नहीं, तो फिर हम इसको फ्रॉड के ज़ुमरे में नहीं लाएंगे। अगर वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उसकी इंटेंशन भी उसको धोखा देने की थी, धोखा दे के कॉन्ट्रैक्ट करने की थी, और उसने उस बात से उसको धोखा दे के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर हम इसको फ्रॉड कहेंगे। इसकी एग्जांपल जो आपकी स्टडी टेक्स्ट में दी हुई है, आजम सेल्स टू बाबर लोकली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स रिप्रेजेंटिंग देम टू बी इंपोर्टेड गुड्स। जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, अपनी कंट्री में जो बनी हुई गुड्स हैं, उसने कहा ये मैंने जो सामान है ये बाहर से मंगवाया हुआ है। उसको बताया उस सामान को कि ये इंपोर्टेड गुड्स हैं, और जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी उनको उसने इंपोर्टेड बना के जो है वो बेच दिया, चार्जिंग हाई प्राइसेस, ज़्यादा प्राइस पे। इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। ये ओबियसली उसने फ्रॉड किया। उसको पता था कि ये गुड्स जो हैं ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, उसने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करवाई, गुड्स को खुद ही बनवाया, और खुद ही उसको कह दिया कि भाई ये गुड्स जो हैं ये बाहर से आई हैं, ये फॉरेन कंट्री से आई हैं, ये इंपोर्ट की गई गुड्स हैं, और ज़्यादा पैसे उससे चार्ज कर लिए, तो इसको हम सीधे तरह सिंपली जो है हम इसको फ्रॉड का स्टेटस देंगे। तो ये सिंपल सी बात है। दोबारा मैं आपको बातें इसकी बताता चलूँ। फ्रॉड का मतलब है कोई भी ऐसा एक्ट, जो फॉलोइंग एक्ट्स हम देख रहे हैं, इन एक्ट्स में से कोई भी एक्ट किया गया हो किसी इंसान की जानिब से या उसके एजेंट की जानिब से, किसी भी दूसरे इंसान को धोखा देने के लिए, धोखा दे के उससे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर किया हो, इन एक्ट्स में से कोई भी एक्ट उसके साथ किया हो, उसको धोखा दे के, मैं बार बार डिसीव की बात कर रहा हूँ, उस पार्टी को धोखा दे के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की नीयत से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, तो हम उसको फ्रॉड कहेंगे। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ विच इज़ नॉट ट्रू, यानी वो इंसान खुद, जो इंसान जानता है कि ये मेरी बात जो है वो ठीक नहीं है, उसको वो बात को ठीक बना के पेश करे उसको धोखा देने की नीयत से, तो इसको हम फ्रॉड कहेंगे। इसके बाद क्या जो है वो कमिटेड हो सकता है, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। जिसको फैक्ट का पता है, जिसको सच्चाई का पता है, वो उस बात को छुपाने की कोशिश करे। देखें, अगर आप सोच के देखें तो ऊपर वाली और ये वाली बातें बिल्कुल सेम है, अनलेस कि उसमें उसने जो है उस बात को गलत तरीके से झूठ बोल के पेश किया, और इसमें उसने झूठ नहीं बोला, उस बात को छुपा लिया। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, आप एक फर्नीचर शॉप पे जाते हैं, आपको एक टेबल पसंद आती है, उस टेबल में एक क्रैक है, वो जो है फर्नीचर दुकान का जो मालिक है वो उस क्रैक को छुपाने के लिए उस पर कोई हैवी किस्म का पेंट सा लगा देता है कि वो क्रैक वक्ती तौर पे नज़र ना आए। लेकिन आप घर ले जाते हैं उस टेबल को खरीद के, जब घर ले जाके वो पेंट वगैरह उतरता है या थोड़ा सेटल वगैरह होता है, आप गौर से देखते हैं तो वो क्रैक नज़र आने लग जाता है, या फिर वो टेबल जो है वो वहाँ से टूट जाती है। तो वो उसने आपके साथ एक्टिव कंसीलमेंट की, उसने जो है वो फैक्ट जो था जिसका उसे पता था कि ये क्रैक है उसको छुपाया। उसने ये नहीं कहा भी झूठ बोला कि इसमें क्रैक नहीं है, उसने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उसने सिर्फ उस चीज़ को छुपा लिया। इस चीज़ को छुपाना इंटेंशन के साथ कि मैं उनको धोखा देके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, उनसे पैसे लेके जो है वो टेबल अपनी सेल कर दूँ, तो इसको भी हम फ्रॉड कहेंगे। तो फ्रॉड के हमने दो फैक्टर्स देख लिए। पहला तो ये देख लिया हमने कि आपको एक बात का पता है कि ये बात गलत है, इसके बावजूद आप उस बात को सही बना के पेश करो दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ को छुपाओ जो गलत चीज़ है, आप जानते हैं कि इसका दूसरी पार्टी को पता होना चाहिए, लेकिन आप उसको किसी भी तरीके से उसको छुपाते हैं दूसरी पार्टी को धोखा दे के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यही एग्जाम्पल आपको जो है स्टडी टेक्स्ट में दी हुई है। जिया, अ फर्नीचर डीलर, कंसील्स द क्रैक्स इन फर्नीचर सोल्ड बाय हिम, जो उसने फर्नीचर बेचा है उसका जो क्रैक है उसको छुपाया बाय यूजिंग सम पैकिंग मटेरियल एंड पॉलिशिंग इट in such a way that buyer even after reasonable examination cannot trace the defect। सारी एग्जामिनेशन जो बायर है वो उस वक्त कर रहा है उससे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो क्रैक है उसको वो नहीं ढूंढ सकता। इस तरह से उसने महारत से उस क्रैक को छुपाया। इट वुड अमाउंट टू फ्रॉड दो एक्टिव कंसीलमेंट। तो ये थ्रू एक्टिव कंसीलमेंट, जो एक्टिव कंसीलमेंट की वजह से, किसी चीज़ को छुपाने की वजह से जो है इसको फ्रॉड कंसीडर किया जाएगा।
तो ये फर्स्ट पेज है हमारा, इसमें हमने जो है वो फ्रॉड की डेफिनेशन देखी और 2 कंडीशन देखी ये जो फ्रॉड तक लीड कर सकती हैं। वो ऐसी 2 कंडीशंस हमने देखी, इनको आप पढ़ लें, सिंपल सी बातें हैं, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। तीसरी चीज़, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है भैया आप मुझे 10,000 रुपये दे दें, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं 2 दिन के अंदर अंदर ये 10,000 रुपये वापस कर दूँगा। लेकिन वो दिल में सोच रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन ये है कि भाई तू एक बार मुझे 10,000 दे तो सही, उसके बाद मैं तुझे नज़र आ जाऊँ तो बात करी। मतलब कहने का ये है, उसकी इंटेंशन ही वो वापस करने की है ही नहीं पैसे, मतलब वो इंटेंशन नहीं है उसकी, वो प्रॉमिस जो है उसको परफॉर्म करने की, उस प्रॉमिस को पूरा करने की उसकी इंटेंशन ही नहीं है। इसको भी हम फ्रॉड के ज़ुमरे में गिनते हैं, अनलेस कि उसकी इंटेंशन हो उसको डिसीव करने की, वो धोखा देने की नीयत से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, उसकी इंटेंशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की हो ही ना, तो फिर उसको भी हम फ्रॉड बोलते हैं। इसी तरह के एग्जांपल दी है, बाइंग गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद एन इंटेंशन ऑफ नॉट पेइंग द प्राइस इज फ्रॉड। क्या ये एग्जांपल देना चाह रहा है? मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप मुझे ये जो गुड्स हैं ये बेच दो, मैं आपको इसके पैसे पे कर दूंगा। लेकिन जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी वक्त उसके जहन में है कि भाई मैं एक दो बार से सामान ले लूँ, उसके बाद मैं इसको पैसे दूंगा ही नहीं, तो उसकी इंटेंशन जो है वो प्रॉमिस को परफॉर्म करने की ना हो, इसको भी हम फ्रॉड कहेंगे। तो 3 चीज़ें हम फ्रॉड में देख चुके हैं, किन किन 3 चीज़ों को फ्रॉड कहेंगे। पहली चीज़ तो हमने देखी कि आपको एक फैक्ट का पता है कि ये जो है ये चीज़ गलत है, लेकिन आप उसको सही बना के पेश करो उसके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए, उसको धोखा दे के। दूसरी चीज़, आपको पता है ये चीज़ गलत है, आप उस चीज़ को छुपा लो उसको धोखा दे के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तीसरी चीज़, आप कॉन्ट्रैक्ट उससे कर रहे हो, आपकी स्टार्टिंग से इंटेंशन ही ये है कि आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को या प्रॉमिस जो भी आप कर रहे हो इसको आप परफॉर्म ही नहीं करोगे, इसको भी हम फ्रॉड कहेंगे। इसके बाद 2 रह गए हैं, ये 3 जो मेन थे ना 3 वो हम पढ़ चुके हैं। बस इन तीनों में से अगर कोई सिनेरियो आता है ना तो बेसिकली इन तीनों में से आता है। अगले दोनों में से सिनेरियो क्यों नहीं आ सकता या क्यों कम आता है ये आपको देखते ही पता लग जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी और एक्ट जो है वो धोखा देने के लिए किया गया हो वो भी फ्रॉड होगा। इसके अलावा कोई भी एक्ट आपको कोई सिनेरियो दे देता है उसमें साफ पता चल रहा होता है कि उसकी इंटेंशन जो है वो धोखा देने की है, तो आप कहेंगे ये भी फ्रॉड है। वो साथ डिसीव का वर्ड मोस्टली सिनेरियोज में इस तरह का अगर कोई सिनेरियो पूछेगा तो आपने परेशान नहीं होना, वो साथ डिसीव का वर्ड भी यूज़ कर रहा होगा, आपको साफ पता चल रहा होगा कि इसकी इंटेंशन जो है वो धोखा देने की है। अभी तक जो हमने 3 काम पढ़ लिए, इनके अलावा अगर वो कोई काम करता है धोखा देने के लिए, कोई भी पार्टी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको भी हम जो है वो फ्रॉड के ज़ुमरे में लाएंगे। फॉर एग्जांपल, इसकी हम एग्जांपल क्या लेते हैं, अ कंपनी issued a prospectus containing a statement that company paid dividend between 2001 and 2007, implying that company has been profitable. अच्छा, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी जो होती है ना, कंपनी के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, कंपनी का एक ओनर नहीं होता, कंपनी के बहुत सारे ओनर्स होते हैं। अगर आप तो कंपनी लॉ पढ़ के आए हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होगा। अगर आप शायद ये R1 लेवल पे, इंट्रो लेवल पे भी, अब तो मेरा ख्याल जो PRC लेवल आया है उस पर भी ये चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, पहले नहीं बताई जाती थी। तो अगर आपको नहीं पता तो कंपनी जो है वो उसके बहुत सारे मालिक होते हैं। एक जो बड़ी कंपनी होती है, जो लिस्टेड कंपनी होती है, जो पब्लिक कंपनी होती है, उसके बहुत सारे मालिक होते हैं। उसके जो मालिक होते हैं ना उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। किसी के पास कंपनी के 2 शेयर होते हैं, किसी के पास कंपनी के 5 शेयर होते हैं, किसी के पास कंपनी के 50% शेयर होते हैं, किसी के पास कंपनी के 40% शेयर्स होते हैं। मुख्तलिफ अमाउंट्स के वो शेयर्स होते हैं और मुख्तलिफ अमाउंट्स के वो होल्डर होते हैं। जिसके पास 50% शेयर है कंपनी के वो बड़ा शेयर होल्डर है, कंपनी का बड़ा ओनर है। इसके पास 2% शेयर है वो कंपनी का छोटा ओनर है। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, कि शेयर्स जो है वो कंपनी के बांट रही होती है पब्लिक कंपनी, तो वो पब्लिक कंपनी जो है वो ऑफर जो है वो एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू करती है, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑफर करती है, जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि भाई हम जो है अपनी कंपनी के शेयर्स बांटने लगे हैं। उसके अंदर कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी इतना प्रॉफिट कमाती है, कंपनी हमारी ये वो etc काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती है। तो इसी तरह एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें जो है वो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था जी कंपनी जो है वो 2001 से लेकर 2000 साल तक
प्रॉफिटेबल रही है, हर साल उसने डिविडेंड पे किया। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो प्रॉफिट मिलता है, कंपनी जो कमाती है उसमें से जो हिस्सा मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी ने ये शो करने की कोशिश की है डिविडेंड की बात करके, अभी जो 2001 से लेकर 2007 तक हमारी कंपनी प्रॉफिट ही कमाई जा रही है और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, उनको प्रॉफिट दे जा रही है। इनफैक्ट लेकिन हकीकत में द कंपनी सफर्ड लॉसेज इन दोज ईयर्स। 2001 से 2007 के दरमियान असल में उसे लॉस हुआ था एंड पेड डिविडेंड आउट ऑफ द रिजर्व्स। उसके पास जो पहले से पैसे पड़े हुए हैं, जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, रिजर्व्स की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी जब आप R1 लेवल पे जाएंगे। फिर वक्त आप रिजर्व्स को ये समझें, उसके पास पहले से जो पैसे पड़े हुए हैं, पहले से जो कैश पड़ा हुआ है, उसमें से ही वो डिविडेंड पे करी जा रही है। Here there was an intention to deceive। यहाँ पे कंपनी जो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन लिखी है, साफ पता चल रहा है कि कंपनी की इंटेंशन थी आवाम को धोखा देने की, धोखा दे के कि काफ़ी सारे हमारे शेयर होल्डर्स और बन जाएं, काफ़ी सारा पैसा हमारे पास आ जाए तो हम कंपनी की पोजीशन को बेहतर कर सकें। कंपनी की पोजीशन तो के ख़राब जा रही है लॉसेस की वजह से। तो ये कोई भी एक्ट जो है वो डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए किया गया हो, उसको भी हम फ्रॉड कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है, ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में दी गई है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी है, समझ आ जाएगी। और आखिर जो चीज़ है, एनी सच एक्ट और मिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉड। कोई भी और किसी भी किस्म का एक्ट, चाहे वो सही एक्ट है, लॉ ने कह दिया ना कि भाई ये जो है ये फ्रॉडलेंट एक्ट है, उसको भी हम फ्रॉड तस्वर करेंगे। इस तरह का अगर कोई सिनेरियो आपको आएगा भी ना, तो वो उसमें साफ बताएगा कि ये जो एक्ट है ना, ये लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया कि ये फ्रॉडलेंट एक्ट है। तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि ये भाई ये तो फ्रॉडलेंट है, फिर तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए वो यहाँ से सिनेरियो नहीं पूछ रहा होता। बेसिकली मोस्टली वो सिनेरियोज ऊपर वाले 3 में से पूछ रहा होता है, पहले जो 3 पॉइंट्स हैं, और ज़्यादा उसे जो पूछने की ज़रूरत पड़े तो एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव में से कोई भी किसी किस्म का सिनेरियो बना के दे देता है। वो क्या सिनेरियो बनाएगा, बिल्कुल इसी तरह ये कंपनी वाली बात जो की हमने, या नीचे वाला जो है जो हमने एग्जांपल छोड़ी है उसको हम देख लेते हैं। वो सिनेरियो बनाएगा जी, आमिर सोल्ड हिज हाउस टू बासित फॉर ₹10 मिलियन। आमिर ने बासित को 10 मिलियन का अपना घर बेच दिया। द हाउस वाज मॉर्गेज्ड विद सलमान फॉर ₹10 मिलियन। जो घर था वो पहले ही सलमान के पास गिरवी पड़ा हुआ था, तो उसने वो घर बासित को बेच दिया। बासित को उसने बताया ही नहीं, आमिर डिड नॉट इन्फॉर्म बासित अबाउट इट। बासित को उसने बताया ही नहीं ये घर जो है वो मैंने पहले से गिरवी रखा हुआ है, उसको वो 10 मिलियन का घर बेच दिया। although it was his legal obligation to do so, later सलमान claimed ₹10 million from बासित। बाद में सलमान ने 10 मिलियन जब बासित से मांगे। बासित कैन अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज अमीर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अमीर ने जो है वो फ्रॉड किया है, तो जो बासित है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कह सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हमारा ख़त्म हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइडेबल था। क्यों वॉइडेबल था, आपने सलमान को पहले से ही जो है वो घर गिरवी लिखाया हुआ है, अब आप वो वाला घर मुझे बेच रहे हैं। इसी तरह का वो एक सिनेरियो बनाया गया कि जो अमीर है वो बासित को 10 मिलियन का घर बेच रहा है, लेकिन पहले से ही वो सलमान के पास जो है वो घर गिरवी पड़ा है। तो बताएं ये कॉन्ट्रैक्ट बासित और अमीर के दरमियान वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल है। इस कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत क्या है, तो अब बताएंगे ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ये वॉइडेबल क्यों है ये हम आगे देखेंगे। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फ्रॉड, फ्रॉड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होता है। तो आप फिल वक्त ये बताएंगे उसको कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है क्योंकि ये फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि उसने धोखा देने के लिए, धोखा देने की नीयत से जो है उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, हालांकि वो ये बात जानता था, उसने इस बात को छुपाया। ये एक्टिव कंसीलमेंट भी एक तरह की बनती है कि उसने इस बात को छुपाया कि वो घर जो है वो गिरवी पड़ा हुआ है जो मैं आपको बेचने जा रहा हूँ। तो इस तरह से ही वो सिनेरियो बनाएगा, इस तरह का वो सिनेरियो बना के पूछेगा। जितनी आपको इन चीज़ों की समझ होगी उतनी इजीली आप ये जो सिनेरियो है इसको डील कर पाएंगे। मैं बहुत स्लो आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें जहन में बैठनी चाहिए। यहाँ से सिनेरियो 90% केसेस में आता ही आता है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए, बजाय इससे कि इसको रटा लगाने बैठ जाएं। आप इन चीज़ों को समझ के याद करें, समझें। अगर आप समझेंगे तो खुद ब खुद आपकी चीज़ें जो है जहन में बैठनी शुरू हो जाएंगी, आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंस एज फ्रॉड। Mere silence as to fact like to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। जो साइलेंस है ना, जो खामोशी है, वो फ्रॉड नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होती है। इसकी एक्सेप्शंस 2 हैं, वो हम देख लेते हैं। लेकिन फिल वक्त जो समझने की बात आपकी ये है कि साइलेंस फ्रॉड जो है वो फ्रॉड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी,
आप एक बाटा की दुकान पे जाते हैं, वो बाटा की दुकान वाला आपको जो है उसने डिस्प्ले में बहुत सारे शूज़ लगाए हुए हैं। आप एक शूज़ जो है जाके पिक करते हैं, आप उसको अच्छी तरह चेक करते हैं, आप दुकान वाले के पास जाते हैं, आप कहते हैं भाई ये दे दे शूज़ मुझे, ये शूज़ कैसा है? वो कहता है जी ठीक है शूज़ जी। आप कहते हैं जी ये शूज़ मुझे दे दे, मुझे तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, इसमें ये भी चीज़ है, ये थोड़ा लचकदार भी है, ये थोड़ा ख़राब भी नहीं होगा, ये थोड़ा नरम भी है, मेरा जो अंगूठा है इसमें वो फंस नहीं रहा, मेरा अंगूठा आगे से लग नहीं रहा, ये साइज़ भी मुझे पूरा है, तो ये वाला शूज़ मैं ख़रीदना चाहता हूँ। कितने पैसे? वो कहता है जी 1000 रुपये। आप अच्छी तरह वो शूज़ चेक करते हैं, उसको 1000 रुपये पे करते हैं, आप वो शूज़ लेके घर आ जाते हैं। घर आते हैं, जब आप उसको पहनते हैं आपको फील होता है कि एड़ी की साइड पे कोई खिला है। आप देखते हैं ऊपर जो है वो स्टिकर उतारते हैं तो नीचे इतना बड़ा होल होता है शूज़ के अंदर। अब आप वापस जाते हैं उस दुकानदार के पास, आप कहते हैं भाई इसमें तो सुराख है, ये आप वापस करो। वो आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। ये फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है। उसने शूज़ सामने लगाए हुए थे, सारा कुछ आपके सामने था, आपका खुद का काम था अच्छी तरह से चेक करना। कोई भी अक्लमंद बंदा वो शूज़ पकड़ेगा, स्टिकर को प्रेस करके जब देखेगा उसे बीच में होल फील हो जाएगा। तो आपका ये काम था, आपकी जिम्मेदारी थी, आप एक समझदार इंसान के तौर पे सामने हैं। लॉ ये समझता है, लॉ ये एज्यूम करता है कि आप जो है वो समझदार इंसान है, आप बेवकूफ़ इंसान नहीं है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने जो शूज़ जो चीज़ ले रहे हैं आपके सामने पड़ी है, आपके वो चीज़ हाथ में है, आप उसको अच्छी तरह से चेक करके लें। तो वो जो था दुकान वाला वो तो बोला ही नहीं था, उसने ना ये कहा था कि इसमें सुराख है, ना उसने ये कहा था ये सुराख नहीं है। वो साइलेंट रहा, वो खामोश रहा। तो इस केस में जो साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस की बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि आपने वो शूज़ जो है वो चेक करके लेना है, वो चीज़ चेक करके लेनी है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस चीज़ को चेक करके लें। तो साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं होती। लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं इसकी। दो केसेस में साइलेंस फ्रॉड हो रही होती है। पहली केस में साइलेंस जो है वो इट्स सेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच हो। फॉर एग्जांपल, आप वो शूज़ ले रहे थे ना, जब आपने शूज़ पकड़ा, आपने उससे पूछा कि भाई अगर तो इस शूज़ में कोई सुराख है ना, तो कोई होल है इस शूज़ में, तो भाई आप मुझे बता दो, अगर नहीं है तो फिर आप खामोश रहो। या उसने बस इतनी सी बात की कि भाई अगर इसमें कोई शू में होल है ना तो आप मुझे बता दो। अगर अब वो बंदा चुप रहता है तो वो उसका जो चुप रहना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि शू में कोई होल नहीं है। अब उसकी चुप्पी जो है, उसकी खामोशी जो है वो बोलने के बराबर है। वो इस बात को इंडिकेट कर रही है, चीख चीख के उसकी खामोशी ये बात कह रही है कि भाई इस शू में होल नहीं है। अगर अब इस शू में घर जाके होल निकल आता है तो उसने आपके साथ फ्रॉड किया, तब हम इसको फ्रॉड कहेंगे। अगर साइलेंस इटसेल्फ जो है वो स्पीच के बराबर हो जाए, उसका खामोश रहना इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि उसका खामोश रहना बोलने के बराबर हो, वो बार बार आपसे पूछ रहा है भाई अगर इसमें कोई होल है इस शूज़ में तो आप मुझे बताओ, और आप नहीं बता रहे, आप मुसलसल खामोश हैं, तो ये आपका जो साइलेंस है ये फ्रॉड बन जाएगा। बातों को डाइजेस्ट करें। जो साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं होती। खामोशी जो है वो कभी भी फ्रॉड तस्वर नहीं होती, एक्सेप्ट 2 केसेस, सिवाय 2 केसेस के। पहला केस क्या है? अगर आपकी जो खामोशी है वो बोलने के बराबर हो जाए। किस तरह बोलने के बराबर हुई, ये मैंने आपको एग्जांपल पेश की। आपके स्टडी टेक्स्ट में क्या एग्जांपल दी हुई है ये भी देख लेते हैं। अमीर सेल्स बाय ऑक्शन टू बानो अ हॉर्स। अमीर ने ऑक्शन में बानो को एक घोड़ा सेल किया, विच अमीर नाउज इट टू बी अनसाउंड, जो अमीर जानता है कि ये पागल है, ये अनसाउंड है। बानो सेज टू अमीर, बानो ने अमीर को कहा कि भाई इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर आप इसका इनकार नहीं करते, आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, तो मैं अज्यूम करूंगी कि ये जो घोड़ा है ये अनसाउंड नहीं है, ये साउंड है, इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। अमीर सेज नथिंग, अब उसने कुछ नहीं कहा। जब वो आगे से आपको पूछ रही है कि अगर ये साउंड है तो अनसाउंड है तो मुझे बता दो, अगर आप कुछ नहीं कहोगे तो मैं अज्यूम करूंगी कि भाई ये जो है ये साउंड है, तो आपकी खामोशी जो है अल्टीमेटली वो एक किस्म का पैगाम बन जाएगी। भाई आपकी खामोशी इस बात को इंडिकेट करेगी कि भाई ये जो है ये साउंड माइंड है। बाद में वो अनसाउंड माइंड निकल आए तो जो है इस पे आप पे फ्रॉड का केस हो सकता है। तो ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरी एक्सेप्शन देख लेते हैं। दूसरी एक्सेप्शन जो है वो ये है कि अगर दो पार्टीज जो हैं वो फिडिशरी रिलेशनशिप में हों। ये एक्सेप्शन उन्होंने क्यों रखी है मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब आप किसी दुकान वाले के पास जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो दुकान वाले
की जो चीज़ है आप उसको 10 बार 20 बार चेक करेंगे फुल, जब तक आपकी कंप्लीट तसल्ली नहीं हो जाएगी ना कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं खरीदें। लेकिन वही चीज़ आप अपने दादा के घर जाते हैं, आपके दादा के पास एक न्यू शूज़ पड़े हुए हैं या कोई भी न्यू चीज़ पड़ी है, आपको वो चीज़ पसंद आ जाती है, उन्होंने न्यू वॉच ली, आपको वॉच पसंद आ जाती है। आप कहते हैं दादाजी आप इस वॉच के मुझसे ना 2000 रुपीज़ ले लें या 5000 रुपीज़ ले लें, तो आप ये वॉच जो है वो मुझे दे दें। तो जब वो दादाजी से आप वॉच ले रहे होंगे ना, तो आप उस तरह से उस चीज़ को बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे जब आप दुकानदार के पास वो वॉच लेने गए, क्योंकि वो आपके दादा हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं। इसीलिए जब कोई फिडुशियरी रिलेशनशिप में दो पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ का लीगली फिडुशियरी कोई ताल्लुक है, बाप बेटा हो सकते हैं, हमने अंडर इन्फ्लुएंस में भी फिडुशियरी रिलेशनशिप देखे हैं, दादा पोता हो सकता है, फियांसी हो सकती है, इस तरह का कोई रिलेशनशिप है, तब भी आपकी जो साइलेंस है वो फ्रॉड के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी जो है वो आपकी रिलेटिव है, वो आप पे अंधा एतमाद करती है, वो आप पे भरोसा करती है। तो अगर कोई इस तरह का डिफेक्ट है तो आप खामोश नहीं रह सकते, आपको बोल के बताना होगा। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। पहले तो हम इसकी एग्जांपल ये लेते हैं, अमीर सेल्स, वही जो ऊपर ऑक्शन वाली बात थी, अमीर sells by auction to Bano a horse which अमीर knows to be unsound। अमीर को पता है ये जो हॉर्स मैं बानो को बेचने जा रहा हूँ ये अनसाउंड है। अमीर सेज नथिंग टू बानो, अमीर ने बानो को कुछ नहीं कहा अबाउट द हॉर्सेज अनसाउंडनेस, उसने उसकी अनसाउंडनेस के बारे में उसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बानो जो है वो अमीर की बेटी है, बानो इज अमीर्स डॉटर एंड हैज़ जस्ट कम टू एज ऑफ मेजोरिटी, और अभी अभी वो बड़ी हुई है, अभी अभी उसने जो है वो मेजोरिटी की एज गेन की है। तो here the relation between parties would make it Amir's duty to tell the Bano if horse is unsound। तो यहाँ पे उनका फिडुशियरी रिलेशनशिप है, उन दोनों का जो है वो एक लीगल रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे अगर अमीर चुप रहेगा, अमीर खामोश रहेगा, उसको नहीं बताएगा कि बेटा आप ये घोड़ा ना लो, इस घोड़े का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, या फिर बेटा अगर आपने घोड़ा लेना है तो ले लो, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि इस घोड़े का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये घोड़ा जो है ये अनसाउंड है, वो उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशन इस तरह का है। जो बेटी है वो अपने बाप पे एतमाद करती है, अंधा एतमाद एक किस्म का करती है, तो बाप जो है वो उसको खामोश नहीं रहना है, सारी बात डिस्क्लोज करनी है। तो दो एक्सेप्शंस हैं इस केस की कि साइलेंस जो है वो फ्रॉड के बराबर होती है। अब दोबारा से चीज़ों को डाइजेस्ट करें। जो साइलेंस है, साइलेंस हर जगह पे फ्रॉड के बराबर नहीं होती, ये पक्की बात है। जो साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी समझदारी की बात होती है। उस वक्त जब अगला बंदा खामोश है तो आपने खुद सोचना है, खुद फैसला करना है, आप खुद वो चीज़ चेक कर रहे हैं, खुद उस चीज़ को चेक करके अक्लमंदी के साथ वो चीज़ आपने लेनी है। तो जो साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं होती। लेकिन दो केसेस ऐसे हैं, दो एक्सेप्शंस हैं इस बात की कि साइलेंस फ्रॉड नहीं होती। इन दो केसेस में साइलेंस फ्रॉड हो सकती है। पहला केस ये है कि अगर साइलेंस किसी तरह आपके जो बोलने के इक्वल हो जाए, साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच हो जाए। और दूसरा केस ये है जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वो फिडुशियरी रिलेशनशिप में हों। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, यहाँ से बहुत सारे सिनेरियोज बन रहे होते हैं। आज हम पास पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी देखेंगे किस किस किस्म के सिनेरियोज बन रहे होते हैं। लेकिन ये जो एग्जांपल्स हैं ना, आप इनको देख लें, बिल्कुल इसी किस्म के सिनेरियो बन रहे होते हैं। वो इसी किस्म का एक केस बनाएगा कि अमीर फलां का भाई है, फलां का बेटा है, वो फलां के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसने ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की, ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह, लंबा चौड़ा सिनेरियो बनाएगा। तो आप बताएंगे कि भाई अगर तो फिडुशियरी रिलेशनशिप में जो है वो फॉल करते हैं दोनों पार्टीज से कॉन्ट्रैक्ट, तो साइलेंस जो है वो फ्रॉड के इक्वल मानी जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप उसका आंसर करेंगे। तो ये चीज़ है। एक और एग्जांपल है, अमीर सेल्स बाय ऑक्शन टू बानो अ हॉर्स विच अमीर नोज टू बी अनसाउंड। अब अमीर को पता है कि अनसाउंड है, लेकिन अब उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। पिछले केस में अमीर जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट थे, अमीर एंड बानो, वो बाप बेटी थी। इसमें बाप बेटी नहीं है, इसमें उन दोनों के दरमियान किसी भी किस्म का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो अमीर सेज नथिंग टू बानो, अमीर खामोश रहा,
हॉर्स की अनसाउंडनेस के बारे में। तो अब ये बानो का काम था जाके घोड़े को चेक करे, घोड़े को हिला जुला के उसे थोड़ा चला के देखे, तो पता चल जाता है कि ये घोड़ा जो है वो पागल है। वो उस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है, पाँव मार रहा होगा, इस तरह से वो पुरसुकून नहीं हो रहा होगा। तो उस तरह से उसकी जो ऑर्डिनरी डिलीजेंस है, जो उसकी अपनी समझदारी है, उसको यूज़ करते हुए बानो का काम था कि घोड़े को खुद ही चेक करे कि ये अनसाउंड है कि नहीं है। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स थी। उसके बाद जो मेन बात है वो है इफ़ेक्ट ऑन एग्रीमेंट। जो फ्रॉड है उसका एग्रीमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इसको आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि इफ़ेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ फ्रॉड और इफ़ेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों डिट्टो फोटोकॉपी सेम हैं, बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको सिर्फ एक में ही बताऊंगा दोनों की चीज़ें, तो इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट, इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल है, यानी कि एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड। तो मैं 4 से 5 दफ़ा आपको ये वॉइडेबल का जो मैं मतलब बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में कि वॉइडेबल क्या होता है। वॉइडेबल होता है जो पार्टी जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, ये उसकी मर्जी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखे। तो वॉइडेबल का ये मतलब होता है। इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट क्या होगा, फ्रॉड की वजह से या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। तो चाहे तो वो जो पार्टी है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ख़त्म कर दे, चाहे तो वो इंसिस्ट करे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को भाई परफॉर्म किया जाए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे चला आ रहा है उसी तरह वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। यहाँ पे एक नोट है, ये शायद आपकी बुक में ना हो, लेकिन आपको ये नोट काम आएगा। ये डेफिनेशन में से ही, डेफिनेशन का एक किस्म का मैंने मतलब निकाला है, या आपको पास पेपर के क्वेश्चन में भी काम आएगा। मेयर ओपिनियन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज फ्रॉड। जो सिर्फ राय है वो फ्रॉड नहीं हो सकती। इन फ्रॉड पार्टी शुड एक्चुअली डिसीव। ये तो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि पार्टी के साथ धोखा हुआ हो, उसे धोखा दिया गया हो, तब वो फ्रॉड बनेगा। सिर्फ ओपिनियन, ओपिनियन किस तरह से, आप कहीं चाहते हैं कोई बाग खरीदने, माल्टों का बाग खरीदने जा रहे हैं, आप जिससे खरीदने लगते हैं उसे कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो एक सीज़न में कितने माल्टे पैदा हो जाते होंगे, वो कहता है भाई यहाँ पे 100 किलो, मेरे ख्याल से ना तकरीबन 100 किलो माल्टा जो है वो पैदा हो जाता है यहाँ पे। आप जो है वो पूरा सीज़न लगाते हैं, आप 90 केजी माल्टा प्रोड्यूस करते हैं, आप उस पर फ्रॉड का केस नहीं कर सकते। भाई तूने कहा था जब फ्रॉड ये मुझे बेच रहा था कि यहाँ से 100 किलो जो है वो माल्टे प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ये उसकी राय थी, वो उसकी ओपिनियन थी, वो उसका एक एस्टिमेट था कि एवरेज भाई 100 केजी जो है वो माल्टा यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है। उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको धोखा देने की, उसने सिर्फ अपनी एक ओपिनियन दी थी। तो इस तरह की जो ओपिनियन है, सिर्फ ओपिनियन, उसको हम फ्रॉड नहीं कह सकते। एक्चुअली अगर उसकी इंटेंशन धोखा देने की हो तब वो जाके फ्रॉड बनता है। तो ये हमारा कंप्लीट स्टैंडर्ड फ्रॉड का था। जो इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट है, सिंपल सी चीज़ है, वॉइडेबल इफेक्ट होता है, और जो है पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी मर्जी, चाहे तो वो उसको कैरी ऑन करे, इंसिस्ट करे परफॉर्मेंस पे, चाहे तो उसको ख़त्म कर दे। जो मिस रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल होता है। पार्टी की मर्जी है, चाहे तो वो उसे इंसिस्ट करे, चाहे तो वो उसे ख़त्म कर दे कॉन्ट्रैक्ट को। इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट। उसके बाद इसकी एक्सेप्शंस हैं। जो इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट है वॉइडेबल होता है, इसकी एक्सेप्शन है। पहले एक्सेप्शन तो आपको सबसे पहले ज़हन में आई गई होगी, अभी जो हम साइलेंट वाली बात करके आए हैं। अगर दूसरी पार्टी जो है वो साइलेंट है तो हम साइलेंट जो है वो अमाउंट टू फ्रॉड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वो मैंने आपको बाटा के शूज़ वाली एग्जांपल दी। अगर आपका अपना खुद का काम था, आपकी समझदारी का काम था कि जो है वो शूज़ को आपने चेक करना है कि इसमें कहीं किसी किस्म का कोई सुराख तो नहीं है, तो अगर वो पार्टी साइलेंट रही है और आपने उस शूज़ को चेक अच्छे तरीके से नहीं किया तो ये आपकी गलती है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो साइलेंट अगर हो जाएगी दूसरी पार्टी तो वो फ्रॉड ही नहीं होगा बेसिकली। तो अगर फ्रॉड नहीं होगा तो वो वॉइडेबल हो ही नहीं सकता, तो वो वैलिड होगा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, वो पार्टी आपके साथ फ्रॉड कर रही है लेकिन आप हकीकत जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, वो पार्टी कह रही है भाई मैं ये जो मेहरान कार है ना ये आपको बेचना चाहती हूँ, तो इसकी जो प्राइस, इसकी जो स्पीड है ना वो 240 तक चली जाती है इस मेहरान। या फॉर एग्जांपल वो मेहरान कार आपको दिखा रही है, वो कह रही है ये देखो ये कल्टस की कार है, ये मैं 5 लाख की बेचना चाहती हूँ। आपको पता है भाई ये सामने नज़र आ रही है ये मेहरान कार है, वो आपको धोखा देने की कोशिश तो ज़रूर कर रही है लेकिन आप धोखे में नहीं हैं, आप जानते हैं ये कार मेहरान की है। तो आपको फ्रॉड हुआ ही नहीं आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपको उसका पहले से ही इल्म था। जो गलत बयानी कर रही है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन या वो फ्रॉड जो आपके साथ कर रहा है, जो पार्टी कर रही है,
उसका आपको पहले से इल्म है ये फ्रॉड कर रही है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ये इल्म होने के बावजूद कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रही थी, फ्रॉड करने की कोशिश कर रही थी, तो भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल या वॉइड नहीं होगा, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा। बिल्कुल इसी तरह की बातें ये पहले 2 पॉइंट्स में लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ें, आपको यही 2 बातों की समझ आ जाएगी। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। कामरान बोट अ कार फॉर हबीब फॉर ₹1200,000। हबीब डिड नॉट टेल दैट कार वाज फुली रीपेंटेड। उसने नहीं बताया ये जो कार है ये फुली रीपेंटेड है, इसको दोबारा पेंट किया गया है। तो अगर कार को दोबारा किसी किस्म का पेंट किया गया हो तो देख के पता लग जाता है कि भाई ये जो कार है इसको पेंट किया गया, या नया नया पेंट किया गया हो तो आप उसको हाथ लगाएं तो आपके हाथ पे थोड़ा फील हो रहा होता है कि नया पेंट किया गया। कामरान कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो हबीब्स साइलेंस अमाउंटेड टू फ्रॉड। हबीब की जो साइलेंस थी वो अमाउंटेड टू फ्रॉड थी। द रीपेंटिंग ऑफ कार could have been discovered by the ordinary diligence। अपनी जो ऑर्डिनरी डिलीजेंस है, जो अपनी दिमागी सलाहियत है, उससे ये साफ तरीके से पता लगाया जा सकता था कि जो गाड़ी है उसका अभी अभी ताज़ा पेंट हुआ है, उसको रीपेंट हुई है, पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो रीपेंट हुई है। इस बेसिस पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये वॉइडेबल नहीं होगा, ये बिल्कुल वैलिड होगा। बिल्कुल एक और एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह की देखी हुई है शेयर्स वाली। इस एग्जांपल को आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी बात है, होपफुली ये आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरह की एग्जांपल है और यहाँ से इसी तरह का जो है वो केस स्टडी पूछता है। बिल्कुल इसी किस्म का केस जो है वो बना के आपसे 4 से 5 मार्क्स का वो पूछ सकता है। तो ये था हमारा टोटल फ्रॉड का स्टैंडर्ड। तो हमने देखा फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हम जब पास पेपर्स देख रहे होंगे आपको मज़ीद समझ आ रही होगी कि फ्रॉड जो है वो किस तरह से यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। देखें बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का डिफरेंस। तो आपने ये बात याद रखनी है, अगर इंटेंशन टू डिसीव बीच में आ गई है ना, किसी तरह से धोखा देने की इंटेंशन नज़र आ रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, वो फ्रॉड होगा। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है और इसमें शामिल है क्या, the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। उसमें क्या था, जो बंदा फ्रॉड कर रहा था उसे पता था वो जो बात कह रहा है वो गलत है, लेकिन इसके बावजूद वो गलत बात को सही बता रहा था। वो जो गलत बात कर रहा था उसको वो दूसरे बंदे को यकीन दिलवा रहा था कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये सही है, लेकिन उसे पता था जो मैं बात कर रहा हूँ ये गलत है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, वो बंदा जो गलत बात कर रहा है, लेकिन जो बात कर रहा है ना बंदा गलत कर रहा है, उसको भी नहीं पता कि मैं बात गलत कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अनवर सोल्ड अ माइन टू मुनव्वर एंड टोल्ड सर्टेन फैक्ट्स। एक माइन जो है अनवर ने वो मुनव्वर को बेच दी और उसके बारे में सर्टेन फैक्ट्स बता दिए। फॉर एग्जांपल, वो जो है कोयले की कान होगी, उसने वो कान का भी इसमें से भाई सोना निकलता है, इस कान में से कोयले की कान इसने सोना कह के बेच दी। अबाउट द माइन विच वाज इनकरेक्टेड। माइन के बारे में ऐसे उसने फैक्ट्स बताए जो सही नहीं थे। अनवर बिलीव्ड देम टू बी ट्रू। लेकिन जिसने बताए, अनवर ने मुनव्वर को बताए, लेकिन अनवर ने जो वो गलत फैक्ट्स बताए उसको खुद भी नहीं पता था कि मैं जो गलत बता रहा हूँ, वो खुद भी उन फैक्ट्स पे बिलीव करता था, वो खुद भी मानता था कि ये फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो सही हैं। लेटर मुनव्वर डिस्कवर्ड द रियल फैक्ट्स। बाद में मुनव्वर ने रियल फैक्ट्स डिस्कवर कर लिए। दिस इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन अनवारंटेड स्टेटमेंट। तो जो है वारंटेड, जो ऐसी स्टेटमेंट जो खुद भी उसने वेरीफाई नहीं की हुई थी लेकिन उस पर वो बिलीव करता था, इस तरह की स्टेटमेंट के ज़रिए उसने मिस रिप्रेजेंटेशन की है। अगर अनवर को पहले से ही पता होता कि जो मैं उसको फैक्ट्स बता रहा हूँ, गलत फैक्ट्स बता रहा हूँ वो गलत हैं, तो फिर ये फ्रॉड का केस बन जाना था, क्योंकि उसकी इंटेंशन साफ नज़र आ गई कि इसको धोखा देना चाहता है, गलत बात को सही कह के बता रहा है। यहाँ पे वो गलत बात बता रहा है लेकिन उसको खुद को बेचारे को नहीं पता, वो खुद बेचारा इतना मासूम आदमी है कि वो गलत बात को जो है वो सही बात समझ रहा है, वो खुद भी समझ रहा है ये जो मैं गलत बात कह रहा हूँ ये सही है। तो ये जो है ये मिस रिप्रेजेंटेशन बनेगी। सिंपल सी जो बात थी। उसके बाद क्या मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव।
किसी भी किस्म की कोई और ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो लेकिन उसमें धोखे की नीयत शामिल ना हो। ये जो दोनों स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, ये बार बार एक हदीस की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर होता है। तो विद आउट एन इंटेंशन टू डिसीव, उसकी जो धोखा देने की नीयत ना हो, गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, लेकिन उसने उससे किसी किस्म का जो है किसी भी तरह से फ़ायदा उठा लिया, किसी भी तरह से उसे मिसलीड जो है दूसरी पार्टी मिसलीड होगी, पहली पार्टी को जो है वो फ़ायदा हो गया, दूसरी पार्टी को किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया, लेकिन उसकी इंटेंशन धोखा देने की नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, Azhar told Mazhar that monthly sales of his business was ₹50 million. अजहर ने मज़हर को बताया कि भाई जो मंथली सेल है मेरे बिजनेस की वो 50 मिलियन है, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले। वो दोनों कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगे होंगे अपने उसके बिज़नेस के बारे में, तो उसने बताया भी हमारी जो सेल है वो 50 मिलियन है, और ये बात बिल्कुल सही है कि उसकी सेल उस वक्त 50 मिलियन थी। कि हमें कैसे पता लगा? अगले सेंटेंस से, सेल वाज डिक्रीज टू 35 मिलियन। जब उसने ये बात बता दी ना, उसके बाद जो सेल है वो 35 मिलियन पे चलेगी, 15 मिलियन जो है वो सेल कम हो गई। अजहर डिड नॉट इन्फॉर्म मज़हर अबाउट द डिक्रीज, अजहर ने मज़हर को डिक्रीज के बारे में जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया। हेल्ड देयर वाज मिस रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उसकी ड्यूटी तो ये बनती थी कि वो उसको बताता कि भाई जो है ना ये सेल जो है वो 15 मिलियन कम हो गई है, उसकी ड्यूटी बनती थी। उसने ड्यूटी ब्रीच की, अपने फ़र्ज शनासी से जो अपना फ़र्ज़ है वो पूरा नहीं किया। वो फ़र्ज शनास आदमी यहाँ पे साबित नहीं हुआ, उसने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। लेकिन ये फ्रॉड हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन डिसीव करने की नहीं थी। सर आपको ये बात कैसे पता लगी उसकी इंटेंशन डिसीव करने की नहीं थी? इस तरह से पता लगी कि उसने पहले से उसको 50 मिलियन जो उसकी सेल थी, उसने एग्जैक्ट वो मंथली सेल 50 मिलियन बताई। अगर तो उसकी किसी किस्म का धोखा देने की इंटेंशन होती तो वो पहले ही कहता 50 मिलियन नहीं, मेरी 60 मिलियन सेल है, मेरी 70 मिलियन सेल है। उसने सेल उसे बिल्कुल सही बताई, 50 मिलियन, उसकी 50 मिलियन सेल ही थी, लेकिन बाद में वो सेल कम हो गई। उस बाद में वो जो सेल की कमी आई, सेल में कमी आई, कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो सेल में कमी आई वो उसको बता नहीं सका। ये उसकी गलती है, ये मैं मानता हूँ, ये मानने वाली बात है कि वो उसने गलत किया। उसकी जो 15 मिलियन की डिक्रीज़ थी वो उसको मज़हर को बताना चाहिए था कि भाई मेरी 15 मिलियन की डिक्रीज़ आ गई है, लेकिन उसने नहीं बताया। लेकिन इस ना बताने को हम फ्रॉड नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी धोखा देने की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन ये इसने मिस रिप्रेजेंटेशन ज़रूर की है। मिसरिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट भी बिल्कुल फ्रॉड वाला ही होता है, लेकिन सिर्फ एक इफेक्ट होता है कि जो फ्रॉड जिसके साथ फ्रॉड हुआ होता है ना पार्टी के साथ, वो पार्टी जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मेरा इतना नुकसान हुआ है, तुम नुकसान पूरा करो। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। कि ये हम आगे जाके भी इस पर दोबारा बात करते हैं, इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करें। तो फिलहाल जो हमने दो बातें देखी हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है। पहली जो बात हमने देखी मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो जो पार्टी है वो जो गलत बात कर रही होती है, गलत फैक्ट्स बयान कर रही है, उस बेचारे को खुद को नहीं पता कि मैं गलत फैक्ट बयान कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो हमने देखी, इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, गलती उसने की है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, फ़र्ज़ जो है उसने अपना पूरा नहीं किया, लेकिन उसकी इंटेंशन किसी भी तरह से वो धोखा देने की नहीं थी, तब भी हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। क्यों मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे? क्योंकि ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से उसका जो फ़र्ज़ बनता था वो उसने पूरा नहीं किया। तीसरा मिसरिप्रेजेंटेशन का क्या केस हो सकता है? कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। जिस चीज़ के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में वो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, उस सब चीज़ से वो जो बंदा है वो नावाकिफ़ है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो बाइक है ना, उसको जब बनाया गया था ना, उसको जब बना रहे थे, मैकेनिक्स बना रहे थे, तो उसमें किसी किस्म की उनसे कमी रह गई। अब जो आम बंदा है, मेरे आप जैसा आम बंदा है, हम मैकेनिक्स नहीं हैं, हम मोटर इंजीनियर्स नहीं हैं, तो हम उस गलती को पकड़ नहीं सकते, ना ही हम उस गलती को जान सकते हैं। अगर इस तरह की हम कोई बाइक बेचेंगे ना, तो हमें बिल्कुल उस गलती का अंदाज़ा ही नहीं होगा, हमें उस गलती का पता भी नहीं होगा, हमें उसके ओरिजिन का भी नहीं पता होगा कि ये गलती क्या है, किस तरह से ये गलती है, किस किस्म की गलती है। हम इस केस में इनोसेंट हैं, हम मासूम हैं। तो हम अगर इस तरह की कोई बाइक ख़रीद के इस तरह की बाइक आगे बेचते हैं और ये चीज़ हम नहीं बताते, क्योंकि वो चीज़ हमें भी नहीं पता, इसको सीधा लिंक आप पहले पॉइंट से भी कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उसकी कोई ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन है जिसका हमें भी नहीं पता, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ की वजह से
तो इसको भी हम मिस रिप्रेजेंटेशन ही कहेंगे, इसको हम फ्रॉड नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, द सेलर टोल्ड द बायर दैट बाइक इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। जो सेलर है उसने बाइक, जो बायर था जो बाइक खरीदने आया था, उसको कहा भाई ये जो बाइक है ना, इसमें किसी किस्म की भी कोई गलती नहीं है, बट देयर वाज अ बिल्ट इन डिफेक्ट इन इट। लेकिन उसमें एक बिल्ट इन डिफेक्ट था। देयर इज़ अ मिस रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन इंड्यूसिंग मिस्टेक इनोसेंटली अबाउट सब्जेक्ट मैटर। मासूमाना मिस्टेक, उससे गलती हुई है क्योंकि उसको खुद को भी नहीं पता था कि ये बाइक में इस तरह का भी कोई डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो डिफेक्ट था सब्जेक्ट मैटर के बारे में। जो सब्जेक्ट मैटर इस केस में बाइक है, सब्जेक्ट मैटर के बारे में उसे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन उसने वो बाइक जो है वो बेच दी। तो इसको भी हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, किसी किस्म का इसको हम फ्रॉड नहीं कह सकते। तो ये 3 केसेस हैं जो मिस रिप्रेजेंटेशन के हो सकते हैं। होपफुली जो डिफरेंस है आपको मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बारे में क्या डिफरेंस हो सकता है ये भी क्लियर हो गया होगा। अपेरेंटली जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन वाली पार्टी होती है ना, वो थोड़ी मासूम सी होती है, उसको खुद को नहीं पता होता अभी वो क्या करने जा रही है। तो जो फ्रॉड वाली पार्टी होती है ना, वो बड़ी एक चालाक सी और मक्कार सी एक शख्सियत होती है, जिसको पता होता है कि वो सारा जो भी काम कर रही है वो गलत कर रही है, लेकिन वो उसको कर रही होती है। तो ये चीज़ है मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। उसके बाद इसका इफ़ेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इसका इफ़ेक्ट वाइडेबल होता है, बिल्कुल जो है फ्रॉड वाला पार्टी की मर्ज़ी है कि चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इंसिस्ट, उसकी परफॉर्मेंस को इंसिस्ट करे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूँगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर दे। एक्सेप्शन टू वाइडेबिलिटी बिल्कुल सेम है, एक्सेप्शन भी इसकी अगर वाइडेबल नहीं होगा, अगर आपको ऑर्डिनरी जो डिलीजेंस है उसकी बेसिस पे आपका फ़र्ज़ था कि जो है ये फैक्ट्स जो है इसको डिस्कवर करें, आपका फ़र्ज़ बनता था। उसने बेचारे ने कुछ भी नहीं बोला, मिस रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं की। आपका ये फ़र्ज़ था, वो प्रोडक्ट आपके सामने था, आप उसको जो है वो देखें, उसमें से गलती निकाल लें और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को चूज़ करना है या उसकी कीमत जो रखनी है वो रखें। ये आपकी ज़िम्मेदारी थी, तब भी वो मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो वाइडेबल नहीं होगी। सिमिलरली आप कोई आपसे मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई मासूम बंदा आपको उसकी जो है वो एडवांटेजेस बताई जा रहा है कि आप एक बाटा की शॉप पे गए हैं, वो आपको बाटा के शूज़ की जो है वो एडिडास वाली क्वालिटीज़ बता रहा है, तो आप जानते हैं ये जो क्वालिटीज़ बता रहा है ये एडिडास वाली हैं। वो मासूम बंदा जो आपको बता रहा है बाटा के शूज़ की क्वालिटीज़ एडिडास वाली, आप पहले से ही जानते हैं, आप एक होशियार इंसान हैं और आप जानते हैं कि ये जो क्वालिटीज़ बता रहे हैं ये बाटा के शूज़ की नहीं है, तो तब भी आप उससे वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं हकीकत को जानते हुए, तब भी वो कॉन्टैक्ट वाइडेबल नहीं होगा। क्यों? मिस रिप्रेजेंटेशन तो हुई ही नहीं, आप पहले ही हकीकत को जानते थे। तो सिंपली यही बात है। ये छोटा सा जो है ये टॉपिक है मिस रिप्रेजेंटेशन वाला, आसान सा, सिंपल सा। इसमें डिफरेंस जो है मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में, जो पहला डिफरेंस मैं आपको चीख के काफ़ी देर से बता रहा हूँ, फ्रॉड इम्प्लाइज इंटेंशन टू डिसीव। फ्रॉड में जो है वो इंटेंशन टू डिसीव होती है, धोखा देने की इंटेंशन होती है, पार्टीज जो है वो इंटेंशन कर रही होती है डिसीव करने की, मैं इसको धोखा दे के कॉन्टैक्ट करूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन वो उसके मुकाबले में थोड़ी मासूम होती है। तो इन फ्रॉड दूसरा जो डिफरेंस है, इन फ्रॉड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस। ये जो मैं आपको बात करने लगा था, जो मैं करता रुक गया था कि फ्रॉड में ना क्योंकि ज़्यादती की है उस पार्टी ने, तो उस पार्टी ने ज़्यादती की है, उसके जो डैमेजेस हैं वो क्लेम कर सकती है दूसरी पार्टी के, भाई इसने मेरा इतना नुकसान किया, इसके फ्रॉड की वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया। फॉर एग्जांपल उसने फ्रॉड करके आपको जो है वो लैपटॉप बेच दिया, अब वो आपने 2-3 माह बाद वो फ्रॉड डिस्कवर किया, आप उसके पास गए पार्टी के पास, भाई ये तो आपने मुझसे फ्रॉड किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंड किया जाए। पहली बात आप कोर्ट को कहते हैं इसने मुझसे फ्रॉड किया था, ये फ्रॉड के साबित हो गया इसने मुझसे फ्रॉड किया था, पहली तो मेरी मांग है वो तो है ये कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए। दूसरा, 2 माह जो मैंने ये लैपटॉप यूज़ किया है, अब लैपटॉप अगर मैं इस तरह का लूँगा उसकी कीमत 15,000 या 20,000 इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ चुकी है। अब ये जो मेरा लॉस हुआ है, ये पार्टी से मुझे लॉस भी रिकवर करके दें, मुझे ये डैमेजेस, ये मेरा नुकसान, ये मेरा पूरा करवाए पार्टी। तो फ्रॉड में आप इस तरह से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। कोर्ट फैसला करेगी क्या इसको डैमेजेस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, वो केस की नौयत किस तरह की है, दूसरी पार्टी किस हद तक मासूम थी, आपका किस हद तक नुकसान हुआ है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए
कोड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले तो बहुत सारे डिफरेंस हुआ करते थे, जो आपकी पुरानी बुक थी और ये 5-5, 10-10 नंबर का क्वेश्चन भी शायद आप काफ़ी बड़े पास पेपर ज़्यादा पुराने देखने शुरू कर दें तो वहाँ पे आपको नज़र आए, आपने परेशान नहीं होना। मैं जो आपको पास पेपर्स करवाता हूँ वो थोड़े न्यू वाले करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि पीछे से 2000 कई मैंने देखे 2010-11 के पास पेपर बीच में शामिल हैं, उसके बाद 4-4 बार जो है वो आपकी बुक चेंज हो चुकी है। तो ज़्यादा पास पेपर पुराना आपको नज़र आ जाए, 2015 से पहले का अगर नज़र आ जाए ना, तो उसमें कोई चीज़ें आपको जो है वो तंग कर रही हो, आपको समझ ना आ रही हो, आप कह रहे हो यार ये तो बुक में है ही नहीं है, क्या पूछ रहा है, तो वो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि ज़्यादा पुरानी जो चीज़ें हैं वो आपकी किताब में से ख़त्म हो चुकी हैं। तो जो पास पेपर मेन ज़रूरी हैं वो मैं आपको क्लास में ही करवा देता हूँ। इसके अलावा भी जैसे ही हमारे लेक्चर्स ख़त्म होंगे आपको मैं एक पास पेपर 2-3 दिन के अंदर पास पेपर तैयार करके जो है वो SCA लर्निंग की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो आज के जो टॉपिक्स थे उनके हवाले से हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्प्रिंग 2016 में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, मार्क्स नहीं लिखे, गालबन ये 2 से 3 मार्क का ही आया होगा, क्योंकि छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। स्प्रिंग 2016 में क्वेश्चन आया, मतलब ये पास पेपर का क्वेश्चन है। तो पास पेपर का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये होता है कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको आई कैप के पेपर में आएगा। इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए इसी तरह के क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगी? शफीक bought Abad's motorcycle factory in Faisalabad on Abad's representation that 50,000 motorcycles are assembled at his factory annually। क्या कहता है जी, मेरी फैक्ट्री पे ना हर साल 50,000 मोटरसाइकिल्स असेंबल होते हैं। शफीक ने जो है वो आबिद से मोटरसाइकिल फैक्ट्री ख़रीदी है और आबिद ने ये रिप्रेजेंटेशन की है कि मेरी फैक्ट्री पे हर साल 50,000 मोटरसाइकिल जो हैं वो असेंबल होते हैं। पहली चीज़। उसके बाद शफीक लेटर फाउंड दैट द फैक्ट्री हैज़ अ कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 35,000 मोटरसाइकिल्स ओनली पर एनम। शफीक ने बाद में जो है ये डिस्कवर किया जो इसकी फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी सारी 35,000 की है। शफीक नाउ वांट्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। Under the provision of Contract Act 1872, list the circumstances under which Shafiq may not be able to resign the contract। क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसने जो इतना बड़ा सिनेरियो बनाया ना, उसमें उसने बात कोई नहीं की। जो पूछनी थी ना, पूछने वाली बात उसने सारी सिंपल ही कर दी। उसने उस सिनेरियो का ताल्लुक क्यों नहीं रखा? उसने पूछा ही नहीं भाई ये फ्रॉड बन रहा है या मिस रिप्रेजेंटेशन बन रही है, इस केस को इवेल्युएट करें ये क्या बन रहा है। उसने सिर्फ ये बात की अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिस्ट द सर्कमस्टांसिस। वो सर्कमस्टांसिस जी मुझे बता दें अंडर विच शफीक में नॉट बी एबल टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। शफीक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड ना कर सके, वो वॉइडेबल ना कर सके। इस तरह की हमने सिर्फ 2 कंडीशंस देखी हैं। कौन कौन सी? एक तो साइलेंस वाली कंडीशन। साइलेंस वाली कंडीशन कौन सी देखी है? इफ़ शफीक हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। मतलब जो है शफीक का ये काम था, दूसरी पार्टी खामोश थी और शफीक का ये काम था कि अपनी समझदारी की बेस पे जो है वो डिस्कवर करे सच्चाई को। और दूसरी जो देखी है वो क्या देखी है? आबज मिस रिप्रेजेंटेशन वाज नॉट द बेसिस फॉर शफीक्स कंसेंट। जो आबद की मिस रिप्रेजेंटेशन थी ना, शफीक पहले से ही जानता था कि भाई ये जो है ये मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि शफीक के साथ किसी किस्म का धोखा या किसी किस्म की मिस रिप्रेजेंटेशन तो हुई नहीं। इसने जो मेन पॉइंट्स पूछे वो एक्सेप्शंस पूछे। उसने वो ये नहीं पूछा कि कौन से सर्कमस्टांसिस है जिसमें शफीक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे जो है वो अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। उसने पूछा कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं रहेगा। एक्सेप्शंस टू वॉइडेबल पूछी। उसने सिनेरियो तो बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया। उसने सीधा रट्टे वाला क्वेश्चन पूछा। 2 से 3 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन आया होगा। तो ये 2 कंडीशंस आपने लिख देनी थी, सिंपली आपको इसके मार्क्स मिल जाने थे। तो इस तरह से जो है वो पास पेपर में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ये 2 ही कंडीशन हमने पढ़ी हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। दोनों पार्ट्स में, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी फ्रॉड में भी, दोनों में हमने सेम कंडीशन पढ़ी हैं। एक्सेप्शंस टू वॉइडेबल की वो दोनों कंडीशंस आपने यहाँ पे लिख देनी थी, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाने थे। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब हम कोई प्रॉपर केस स्टडी देखते हैं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया ऑटम 17 में। ऑटम 2017 में 3 मार्क का क्वेश्चन आया। आपके है कि आपकी बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्या क्वेश्चन है जी? गफ्फार परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम शरीफ
गफ्फार ने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा शरीफ से, हु इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, जो कि भाई एक इंजीनियर है। ड्यूरिंग द डिस्कशन प्रायर टू परचेज से पहले की डिस्कशन में शरीफ हैड टोल्ड गफ्फार दैट इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में, द लैंड वुड बी एबल टू सपोर्ट 2500 मैंगो ट्रीज, जो लैंड है उस पे 2500 मैंगो ट्रीज उगाए जा सकते हैं, ग्रो किए जा सकते हैं। However, only 2300 trees could eventually be planted on the land. बाद में डिस्कवर होता है, या ये हकीकत जो है वो सिर्फ 2300 जो ट्रीज हैं, 2300 ट्रीज हैं, वो उस प्लानट पे, उस पे जो लैंड है उस पे प्लांट किए जा सकते हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस वेदर गफ्फार कैन क्लेम डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, क्या जो है वो फ्रॉड की बेसिस पे वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है गफ्फार। तो एक नोट मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था जिसमें यही बात लिखी हुई थी, इस पे मेन फोकस करें, जो है वो 4th लाइन का दूसरा वर्ड, इन हिज ओपिनियन, उसने अपनी ओपिनियन दी है। हम ये भी पढ़ के आए हैं, मेयर ओपिनियन में नॉट बी अमाउंटेड टू फ्रॉड, जो है वो ओपिनियन है, सिर्फ ओपिनियन को हम फ्रॉड नहीं कह सकते, इट शुड एक्चुअली बी डिसीव। उसने सोल्यूशन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सबसे पहले हमने प्रोविजन लिख दी थी, प्रोविजन के हम 1 नंबर 1.5 नंबर आधा नंबर जितना भी है वो मिल जाएगा। प्रोविजन क्या लिखी, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मेयर ओपिनियन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज फ्रॉड, सिर्फ ओपिनियन को हम फ्रॉड नहीं कह सकते। आगे शरीफ स्टेटमेंट, आगे वो केस को डिस्कस करने लग गया। शरीफ स्टेटमेंट दैट इन हिज ओपिनियन द लैंड कुड सपोर्ट 2500 मैंगो ट्रीज क्लियरली इंडिकेटेड दैट ही वाज नॉट श्योर अबाउट इट एंड इट वाज जस्ट एन ओपिनियन, उसको श्योर नहीं था, ये सिर्फ उसकी ओपिनियन थी, क्योंकि उसने कहा इन हिज ओपिनियन, क्वेश्चन में उसने कहा कि इन हिज ओपिनियन, उसकी ओपिनियन में, उसकी राय में, ये सिर्फ उसकी राय थी। देयरफॉर अनलेस गफ्फार कैन शो दैट द स्टेटमेंट वाज मेड विद द इंटेंशन टू डिसीव, तो अगर गफ्फार ये चीज़ प्रूव नहीं करता कि जो स्टेटमेंट उसने दी वो उसको धोखा देने के लिए थी, इंटेंशन टू डिसीव के लिए थी, एंड रिप्रेजेंटेशन वाट एज टू फैक्ट एंड नोट मेयर एन ओपिनियन, ये जो रिप्रेजेंटेशन थी ये सिर्फ उसकी ओपिनियन नहीं थी, उसने बड़े ही इस पे जो काम करके जो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मुझे इतनी बड़ी बड़ी उसने ला के वर्किंग्स दिखाई थी, उसने रिटन फॉर्म में ला कर मुझे एक्सपर्ट्स का काम दिखाया था कि इस पे जो है वो 2500 ट्रीज ही लगेंगे। वो ये अगर साबित नहीं करता तो ही कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। लास्ट में उसने जो है वो अपना ओपिनियन लिख दिया, डिसीजन जो है वो केस का लिख दिया। तो मेन जो है बात वो फोकस थी, ये सिर्फ उसकी ओपिनियन थी। तो ओपिनियन जो है वो मेरा ओपिनियन फ्रॉड नहीं कहा जा सकता, लेकिन गफ्फार के पास फिर भी चांस है, अदालत देती है कि भाई गफ्फार अगर तो साबित कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो केस से हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ ओपिनियन नज़र आ रही है। तो केस को डिस्कस किया, प्रोविजन लिखी और डिसीजन लिखा, इसके आपको 3 मार्क्स मिल गए। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑटम 17 में आया है। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आ रहे होते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मुगल एंड दाऊद आर ट्रेडिंग इन राइस। जो मुगल है और दाऊद है वो राइस की ट्रेडिंग करते हैं, चावल बेचते खरीदते हैं। दाऊद एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मुगल फॉर द परचेज ऑफ 50 टन ऑफ राइस। 50 टन चावल है वो खरीदने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया मुगल के साथ। दाऊद हैड प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन प्राइस विच वुड हैव इफेक्टेड मुगल्स विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दाऊद के पास जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आई है कि वो प्राइस चावलों की इस तरह से कोई चेंज हुई है जिसकी बेसिस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इफेक्ट हो सकता है। When Mughal, through his own resources, come to know about the prices, he accused Daud of fraud and repudiated the contract. उसने कहा भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो है वैलिडिटी, इस पे मैं सवाल उठाता हूँ क्योंकि उसने मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। Under the contract, under the provisions of Contract Act 1872, explain whether the Mughal is justified in repudiating the contract. तो क्या उसका वो जो सवाल है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे उठा रहा है, क्या वो सही है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऑटम 2018 में आया, जिसपे ये क्वेश्चन ये है कि जो मुगल है और दाऊद है वो दोनों जो राइस की ट्रेडिंग करते हैं और दाऊद ने कॉन्ट्रैक्ट किया मुगल के साथ 50 टन की जो है वो राइस बेचने का।
तो दाऊद को बाद में कहीं से प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मसूल हुई कि भाई प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तो आपका मुगल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इफेक्ट हो सकता है। उसने ये इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखी। बिल्कुल इसी तरह की डिटो सेम हम पीछे एक एग्जांपल भी देख के आ चुके हैं। व्हेन मुगल उसके बाद मुगल को पता चला, जब मुगल को पता चला तो उसने कहा भाई इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो हमने ये बताना है क्या मुगल ठीक कह रहा है कि उसने वाकई फ्रॉड किया है। उसके बाद आंसर देखते हैं। सबसे पहले उसने डिसीजन लिख दिया, नो मुगल इज नॉट जस्टिफाइड इन द रिपीटेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जो हम पीछे एग्जाम्पल करके आए हैं सेम तकरीबन वही एग्जाम्पल उसने घुमा फिरा के जो है वो आई कैप वाले एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो उसी एग्जाम्पल की बेस पे हम इसका आंसर दे रहे हैं। नो मुगल इज नॉट जस्टिफाइड इन रेप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। दाऊद इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू द मुगल एज अ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन देम इज नॉट दैट एट मोस्ट गुड फेथ। उनका कोई फिडुशियरी रिलेशनशिप नहीं है। हमने पढ़ा था जो साइलेंस है, साइलेंस अमाउंटेड टू फ्रॉड नहीं होती। साइलेंस सिर्फ दो केसेस में फ्रॉड हो सकती है, या तो दोनों का क्लोज रिलेशनशिप हो या फिर जो साइलेंस है वो बोलने के बराबर हो। यहाँ पे जो दाऊद है वो खामोश रहा, दाऊद जो है वो खामोश रहा, तो इसकी खामोशी जो है यहाँ पे हम फ्रॉड तस्वर नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों का किसी भी किस्म का ना कोई फिडुशियरी रिलेशनशिप केस में दिया हुआ है और ना ही यहाँ पे जो साइलेंस है वो बोलने के इक्वल है। तो इस बेस पे हम कहेंगे ये जो है ये फ्रॉड नहीं है। तो जितनी अच्छी ग्रिप आपकी जो है वो, जितनी अच्छी समझ जो पीछे हम सारी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं उन पे होगी, उतनी अच्छी तरह आप इसका आंसर देख पाएंगे। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उससे बाहर उसने कुछ भी नहीं पूछना, उसने इसी तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको आप समझें, याद करने से बेहतर है आप जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। सीए में रट्टा नहीं चलता है, लेकिन समझ के रटा है। अगर रट्टा लगाना भी है, अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चीज़ों के बारे में समझ होगी तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी जो है वो लग रहे होंगे। इससे आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 है जो है वो ऑटम 19 में 3 मार्क्स के लिए उसने पूछा। उसने क्या पूछा, सुल्तान बोट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज वर्थ ₹700,000 फ्रॉम ज़मीर ऑन 30 डेज क्रेडिट। उसने 30 दिन के क्रेडिट पे जो है वो 7 लाख रुपए के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो है वो लिए। एट द टाइम ऑफ परचेज सुल्तान न्यू दैट ही वॉज इंसॉल्वेंट सर्कमस्टांसेस। उसे पता था कि भाई उसका जो है वो दिवालिया निकलने वाला है। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने जो है वो फ्रॉड में पढ़ा हुआ है। फ्रॉड वो होता है कि जब इंसान को जो चीज़ पता है कि ये गलत है उसको वो सही बना के पेश करे, या एक्टिव कंसीलमेंट, या वो किसी चीज़ को उसे पता है ये कि सही चीज़ है और ये जानना अगले बंदे के लिए ज़रूरी है, वो उसको छुपाए। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बिल्कुल वही तो कर रहा है, उस चीज़ को छुपा रहा है। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इन टेंटमाउंट टू फ्रॉड। अच्छा, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। सुल्तान बोट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज वर्थ ₹700,000 फ्रॉम ज़मीर से जो है उसने 7 लाख रुपए के जो है वो अप्लायंसेज लिए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज लिए 30 दिन के क्रेडिट पे, 30 दिन के कर्जे पे। एट द टाइम ऑफ परचेज के वक्त सुल्तान न्यू दैट ही वाज इन इनसॉल्वेंट सर्कमस्टांसेस। वो जानता था कि वो इनसॉल्वेंट सर्कमस्टांसेस में है, यानी कि वो जानता था कि वो इनसॉल्वेंट होने वाला है, तो वो जो है ये पैसे इसके पे नहीं कर सकता। मतलब उसकी इंटेंशन ही नहीं थी जो है वो पैसे पे करने की, क्योंकि जब इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी तो है वो बिक गई। अब जो भी उसकी वो प्रॉपर्टी, जो भी उसके पास पैसा आया करेगा वो कर्जदारों को मिल जाया करेगा। तो उसकी जो इंटेंशन नज़र आ रही है वो साफ यही नज़र आ रही है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही नहीं चाहता। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट tantamount to fraud. Therefore, in this case, since Sultan had no intention to performing the contract, उसे पता है भाई मेरा दिवालिया हो जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट को मैं वैसे ही परफॉर्म नहीं कर सकता। ही कमिटेड अ फ्रॉड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ज़मीर। और कॉन्ट्रैक्ट का जो इफेक्ट है वॉइडेबिलिटी का वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा होता है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ऑटम 2019 में पूछा गया था। अब हम देखते हैं स्प्रिंग 2021 का। अभी का जो इस रिसेंट क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का पूछा गया है। ये आपके जो है वो स्टडी टेक्स्ट आई कैप क्वेश्चन में शामिल नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं।
मारिया परचेज अ डायमंड नेकलेस ऑफ ₹700,000 फ्रॉम ईजे जो ज्वेलर्स हैं उनसे जो है उसने 7 लाख रुपए का डायमंड नेकलेस परचेज किया एंड इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ ईजे फुली नाउइंग दैट शी डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू मेक द पेमेंट। उसे पता है कि उसके पास जो फंड हैं वो इनफ नहीं है इस पेमेंट के लिए, उसने वो चेक लिख के दे दिया उसको। मतलब उसकी इंटेंशन ही नज़र नहीं आ रही जो है वो परफॉर्म करने की, वो एक्टिव कंसील कर रही है। उसको पता है कि मैं पैसे जो है वो पे नहीं कर सकती, इसके बावजूद उसने वो चेक लिख के दे दिया, वो चीज़ों को छुपा रही है। कंसिक्वेंटली द चेक वाज डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स इन द मारियस बैंक अकाउंट। ऑब्वियसली चेक है वो डिसऑनर्ड ही होना था। ईजे डिमांडेड टू रिटर्न द नेकलेस। उसने ईजे ने कहा भाई आपका जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो चुका है, चेक बाउंस हो चुका है, तो मुझे जो नेकलेस है वो मेरा वापस करें या तो मुझे मेरे पैसे दें। हाउएवर बिफोर द सेट डिमांड नेकलेस However, before the said demand, इससे पहले कि जो है वो डिमांड की जाती, मारिया हैड प्लेज्ड द नेकलेस विद रूबी ट्रेडर्स। अच्छा, ये जो प्लेज होता है, मोर्टगेज होता है, चार्ज होता है, ये पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, शायद अब भी आपके सिलेबस में हो, कंपनी लॉ या बिजनेस लॉ के सिलेबस में अगर हुआ तो आगे देख लेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिल वक्त आप ये समझें जो प्लेज है ना, प्लेज वो होता है गिरवी लिखवाना। बस उसने नेकलेस को गिरवी लिखा दिया रूबी ट्रेडर्स के पास, आरटी के पास जो है वो गिरवी लिखा के उनसे 8 लाख रुपए ले लिए। इस केस को दोबारा से समझे। पहले मारिया ने एक डायमंड परचेज किया ईजे से जो डायमंड परचेज किया, उसने जो चेक दिया उसे पता था ये चेक है, मेरे पास इतना पैसे ही नहीं है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, उसके बावजूद उसने वो चेक बना के उन्हें दे दिया। जब उन्होंने चेक को कैश करवाने की कोशिश की तो पता चला उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं, तो उसने वो ईजे जो है वो कंपनी या डायमंड शॉप जो है वो मारिया से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, भैया मैं हमारा नेकलेस वापस दो क्योंकि आपके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, आपने पेमेंट की नहीं है। लेकिन मारिया वो तो आरटी को जो है वो गिरवी दिखा के 8 लाख रुपये ले चुकी थी। Under the provisions of Contract Act 1872 discuss the status of agreement between Maria and EJ। सबसे पहले तो हमने मारिया एंड ईजे के बारे में बताना है। Also explain the validity of the pledge and discuss whether EJ will be able to recover the necklace। और EJ ने जो आरटी के पास जो नेकलेस अपना गिरवी रखवाया उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। पहले तो हम बात कर लेते हैं ना जो मारिया एंड ईजे के बारे में। तो ये तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये फ्रॉड है। मारिया ने ईजे के साथ फ्रॉड किया, फ्रॉड करके जो है वो नेकलेस ले लिया, ये तो बिल्कुल फ्रॉड है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। अब ईजे जो चाहेंगे, ईजे जो दुकान है वो शॉप है वो जो चाहेंगे, जो ज्वेलर्स हैं वो जो चाहेंगे वही वो करेंगे। चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दें, ख़त्म कर दें, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इसी तरह जारी रखें और मारिया को कहें भी हमें पैसे जो है वो पे करो। दूसरा क्या है जी, उसने जो प्लेज किया आरटी के साथ और आरटी को 8 लाख रुपए ले लिए। अब आरटी बेचारों को तो नहीं पता था किस तरह से डायमंड जो है वो खरीद के लाई है, 2 नंबरी से फ्रॉड करके खरीद के लाई है। उनके पास तो डायमंड आया, उन्होंने चेक किया भी ये डायमंड है, ठीक है, उन्होंने रख लिया, उन्होंने 8 लाख रुपए दे दिए। तो आरटी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो बिल्कुल वैलिड है। तो आरटी जो है वो उनकी मर्जी, वो उसको जो है वो डायमंड वापस करें, डायमंड सेट वापस करें या ना करें, ये उसका और मारिया का मसला है। जो पहला मसला है मारिया और ईजे का वो अलग मसला है। दूसरा मसला जो मारिया और आरटी का है वो अलग मसला है। अपेरेंटली हमें देख के ये नज़र आ रहा है। 4 मार्क्स का ये स्प्रिंग 21 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं उन्होंने आंसर में क्या लिखा है। आंसर में लिखा है सिंस मारिया न्यू दैट शी डिड नॉट हैव इनफ फंड्स टू मेक द पेमेंट, ईजेस कंसेंट वाज काज्ड बाय फ्रॉड। तो उसको पता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो ऑब्वियसली उसने जो ईजे की कंसेंट है वो फ्रॉड से उसने हासिल की, उसकी मंजूरी जो है वो फ्रॉड से ली। यही हम बात करते आ रहे हैं, ये तो हमें बात पता है, कोई नई बात बताओ आप। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट ईजेस ऑप्शन, ये भी हमें पता है भाई फ्रॉड हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड होता है। मारिया ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ नेकलेस अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बात भाई आप दोबारा एक ही बात अल्फाज बदल के कर रहे हैं, कोई नई बात करें। However, she pledged the necklace before the contract was resigned। तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही उसने वो जो है वो इससे पहले कि ईजे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते रिसाइन करते उसने जो नेकलेस है वो आरटी को गिरवी रखा दिया था। हैंस आरटी हैज़ रिक्वायर्ड अ गुड टाइटल। सो आरटी को तो नहीं पता कि कहाँ से ये नेकलेस आया था, तो उन्होंने तो है गुड टाइटल में उसको जो है वो रिटेन किया और उसके बदले उसको पैसे दे दिए, उसको प्लेज किया। Provided RT acted in good faith and without any notice of the defective title since the pledge is valid। तो pledge भी जो है वो valid हुआ
EJ will not be able to claim the necklace from RT possession। EJ जो है वो RT से किसी भी किस्म का नेकलेस क्लेम नहीं कर सकता। EJ किससे कर सकता है क्लेम? मारिया से। EJ और मारिया का अलग मसला है, ये जो मारिया और RT का जो प्लेज वाला मसला है वो अलग है। अब अदालत क्या फैसला करेगी, अदालत इस केस का क्या करेगी, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हमने सिर्फ उनको ये बता दिया EJ और मारिया के दरमियान जो कॉन्टैक्ट हुआ वो फ्रॉड की बेस पे हुआ, और मारिया और RT के दरमियान जो कॉन्टैक्ट हुआ वो बिल्कुल ठीक कॉन्टैक्ट हुआ। तो बिल्कुल ये दो चीज़ें बताने के आपको जो है वो 4 मार्क्स मिल जाने थे। इसी तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा होगा। जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं आपने सिर्फ उनको अपने जहन में रखना है, उनको रिवाइज करते रहना है, उनको समझना है अच्छी तरह। जितनी आपकी अच्छी उनके साथ समझ होगी उतना ही आप केस स्टडी को जो है वो सोल्व कर पाएंगे। अभी मे भी आपको ये केस स्टडी मुश्किल लग रही हो, लेकिन कल को जब आप चीज़ों को रिवाइज करके आएंगे, आप रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप क्वेश्चंस को देखें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कंसेप्ट को समझें, उन्हीं कंसेप्ट को मोड़ जब आप पढ़ रहे हो ना तो आप सोचा करें मैं ये पढ़ रहा हूँ तो ये किस तरह से वो मुझसे पूछेगा, एग्जामिनर किस तरह से यहाँ से मुझसे सवाल पूछ सकता है। जो क्वेश्चन आपका जहन प्रोड्यूस कर रहा होगा बिल्कुल एग्जामिनर भी उसी तरह के क्वेश्चन प्रोड्यूस करके आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा होगा। तो समझें। दूसरी बात, आप टेस्ट अपने बाकायदा दें, टेस्ट कभी भी मिस ना करें। ओनली वो इवेल्यूएशन ऑफ योर एक्सीलेंस ऑफ योर परफॉर्मेंस इज टेस्ट। जो आप अपनी इवेल्यूएशन कर सकते हैं अपनी, वो सिर्फ वे जो है वो इवेल्यूएशन करने का अपनी जो है वो टेस्ट है। आप टेस्ट दें, आपको एक्सपीरियंस होगा कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितने मार्क्स ले सकता हूँ, मुझे कितनी और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, मुझे कितनी और ज़्यादा प्रिपरेशन की जो है वो ज़रूरत है, कितनी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो टेस्ट दें, जो को समझें, अंडरस्टैंड करें। अब आप रट्टे की फेज से बाहर आ चुके हैं, अब आप बड़े हो चुके हैं, आप चीज़ों को समझना, चीज़ों को रट्टे के अलावा चीज़ों को देखना सीखें, फिर ही आप इस तरह के जो केस स्टडी है उनको सॉल्व कर पाएंगे। होपफुली चीज़ों की आपको समझ आई है। किसी चीज़ की आपको समझ नहीं है, आप मुझे मैसेज करके पर्सनली चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।